हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज के ऊपर। तो देखो फ्रेंड्स, हम हमारे पिछले कुछ वीडियोस को टिप्स एंड ट्रिक्स के वे में लेकर गए थे। पिछला वीडियो थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, तो ये वीडियो भी उसी तरह कंसेप्चुअल होने वाला है। मैंने ये मेरे टाइम पर एक्सपीरियंस किया है कि जब हम एंटर करते हैं क्लास 11th के अंदर, तो वेक्टर्स काइनेमेटिक्स के जो चैप्टर है ना, ये हमें स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत देते हैं। ठीक है, तो उसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि काइनेमेटिक्स के जो ग्राफ्स होते हैं उन्हें हम कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है, या कैसे जल्दी ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ्स जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस, नीट, उसके बाद में कोई भी प्रदेश की सीईटी के अंदर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए आज हमें ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तो अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। चलिए फिर पिछले वीडियो की तरह अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। आज का सफर भी बड़ा मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, हर वीडियो की तरह हम ये देखेंगे कि इस वीडियो को समझने के लिए आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, थिंग्स टू बी नोन, बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक काइनेमेटिक्स और बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग 9th और 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, जो या फिर 8th 7th जो हमने स्कूल में पढ़ी है वो ज्योमेट्री। ठीक है, तो चलिए फिर एक एक करके इन चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर आपको इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग समझना होगा तो मेरी डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा। मैंने उसके अंदर डिटेल में डिस्कस किया है कि इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पर बहुत ही बेसिक देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन का मीनिंग बता देता हूँ। देखिए, डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, किसी भी चीज़ को तोड़ना। ठीक है, डिफरेंशिएट करना। तो ठीक है, हम एक किसी न किसी चीज़ को हम किसी के रिस्पेक्ट में तोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास में कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में तोड़ना है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना है। तो मैं उसे कैसे लिखूंगा, डी बाय डी डी एक्स। डी बाय डी एक्स क्या शो करता है कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में उसे तोड़ रहे हैं, किसको, एफ ऑफ एक्स को। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का एक्स स्क्वायर, है ना, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल में, मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल, हम बाकी चीज़ का लगे तो एक बार कभी बाद में देखेंगे। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, ऊपर की आप पावर उसकी कम कर दीजिए क्योंकि हमको तोड़ना है ना। तो क्या करोगे आप, सामने का वो जो 2 है सामने लेकर आ जाइए और उसकी पावर कम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x। अगर वो x टू द पावर 99 होता तो क्या होता उसका डिफरेंशिएशन, वो हो जाता है 99 x टू द पावर 98। ठीक है, बस इतना डिफरेंशिएशन हमारे लिए आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, ये था बेसिक डिफरेंशिएशन, बहुत ही बेसिक डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन का डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, तो उसका जो उल्टा होगा जोड़ना, उसे बोलेंगे हम इंटीग्रेशन। तो देखिए, अगर आपके पास में 2x है, जैसे हमने उसका भी डिफरेंशिएशन किया था ना, 2x का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट नहीं इंडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है दो लिमिट्स के बीच में, हम इनडेफिनेट देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर dx भी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे वहाँ पर d बाई डी एक्स लिखा था ना, वैसे यहाँ पर dx। तो ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब x, ये जो पॉलिनोमियल है ना x, उसके ऊपर एक पावर बढ़ा दीजिए। जैसे पिछली बार पावर तोड़ी थी तो कितना हो जाएगी 2, और उसको जितनी पावर बढ़ी ना उतना ही डिवाइड भी कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये इनडेफिनेट के अंदर ही लिखना पड़ता है सी। ठीक है, चलिए, और जैसे अगर आपके पास में अगर x टू द पावर 99 का इंटीग्रेशन होता dx के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाता वो, x की पावर 100 अपॉन 100 प्लस सी। होपफुली आपको समझा होगा। ठीक है, हमारे लिए इतना बेसिक काफ़ी है। ठीक है, चलिए अब बेसिक काइनेमेटिक्स क्या होता है। आपने अगर आपने 11th में एंटर किया या फिर आपने 9th 10th में भी अगर मोशन पढ़ा है तो आपने बेसिक काइनेमेटिक्स तो पढ़ा ही होगा कि मोशन क्या होती है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वगैरह वगैरह। हमें क्या काम है, हमें उनकी काइनेमेटिकल इक्वेशन से काम है। काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, जो हमें स्पीड, एक्सेलरेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का हमें रिलेशन बताती है। सही है, इन इक्वेशंस को हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ते हैं। 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस होती है हमारे सिलेबस में। ठीक है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है,
v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये मुझे जरूर बताइए कि आपको ये पता ही होगी। अब दूसरी जो है वो होती है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी जो होती है वो है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। अब यहाँ पर ये जो वेरिएबल लिखे है ना, ये क्या है हम एक बार जान लेते हैं। देखिए v जो होता है, v हम कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। v जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। u जो होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और जो t होता है वो होता है टाइम, और a जो होता है, a होता है एक्सेलरेशन। ठीक है मेरे हैंडराइटिंग आपको पता है माइंड करिएगा उसे थोड़ा। देखिए एक्सेलरेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये तीन इक्वेशन लगाने के पहले कि आप हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो तीनों इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर हमारे पास होगा तभी हम इनसे लगाएंगे, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तो इनका यूज करना मत। ओके, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। अब बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, आपके पास में एक ऐसा 2 डायमेंशनल सिस्टम होगा, 3 डायमेंशनल भी होता है, हम अभी 2 डायमेंशनल सिस्टम देख रहे हैं, है ना। अगर आपके पास में कोई भी एक इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन होते है ना, लाइन की इक्वेशन जैसे अगर आपके पास में है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये एक लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन है ना, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस लाइन को हम प्लॉट कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, इस लाइन को प्लॉट करने के लिए आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर ये जो है ये x एक्सिस है और ये जो है ये y एक्सिस है। अब जहाँ पर 2 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल है तो 2 एक्सिस होंगे, अगर 3 वेरिएबल होते तो 3 एक्सिस होते। ठीक है, तो देखिए अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, x को अगर 0 पुट कर दूं तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x को 0 पुट करने पे 0 प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी कि जब मैं एक वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे दूसरे की वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। इसलिए ये इक्वेशन में हम 2 एक्सिस का यूज कर रहे हैं, है ना। तो देखिए 0 प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी कि जब मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू मुझे 1 मिली, यानी कि वो कौन सा पॉइंट होगा, आप जरा ध्यान से देखिए। तो ये देखिए मैंने जब x को 0 पुट किया तो मुझे y की वैल्यू 1 मिली, ये वाला पॉइंट है ना। अब अगर मैं y को 0 पुट करूं तो मुझे x की वैल्यू 1 मिलेगी, यानी कि ये वाला पॉइंट। अब 2 पॉइंट हमारे पास में लाइन के लिए सफिशिएंट होते हैं एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो ये देखिए ये जो है ना, ये होगी वो लाइन, कौन सी, x प्लस वाई इक्वल टू 1। और आप इसे अगर जरा ध्यान से देखिए तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो ये थोड़ा सा बेसिक होता है, ये अगर हमें पता होगा तो हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको ये क्यों बताया, मैं आपको बताता हूँ, एक बार जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास में वेरिएबल्स है और उनके साथ में रिलेशन, वेरिएबल और उनके साथ में रिलेशन हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए अगर हम इसके अंदर से कोई ना कोई एक चीज़ को, अगर हम एक या दो चीज़ को अगर हम कांस्टेंट मान ले, है ना, तो हमारे पास में 2 वेरिएबल बचते हैं, है ना। देखिए हर एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, 3 या 4, है ना। तो देखिए और ये v और u तो स्पीड ही है ना दोनों भी, तो उसको एक ही वेरिएबल मान सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में 3 वेरिएबल है, अगर हम किसी एक को कांस्टेंट मान ले तो हमारे पास में 2 टर्म्स का रिलेशन आ जाता है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 1, है ना। तो उनका ही हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसी के लिए मैंने आपको ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बताया कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब यहाँ से हम तैयार हैं हमारे ये ग्राफ बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर आपके पास में, ठीक है, अगर आपके पास में डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है x। तो देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताना कि स्पीड क्या होता है, स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। ये काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, ये क्या होगा, अगर इसका अगर हम टोटल कर दे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, तो ये हो जाता है v एवरेज, सही है ना। और अगर आपको v इंस्टेंटेनियस निकालना है किसी इंस्टेंट पे, है ना, तो वो क्या होता है, dv अपॉन dt। dv का मतलब डिफरेंशियल वेलोसिटी इन डिफरेंशियल टाइम,
सही है, डिफरेंशियल वेलोसिटी इन डिफरेंशियल टाइम, है ना। तो ये क्या हो गया, v इंस्टेंटेनियस, सॉरी सॉरी मैंने एक गलती कर दिया यहाँ पे, ये डी वी अपॉन डी टी नहीं, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स है ना, तो डी एक्स अपॉन डी टी। और मुझे बताइए डी एक्स अपॉन डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया, एक्स का डिफ्रेंसिएशन ही तो हो गया ना, है ना। तो हम इधर से क्या समझ सकते हैं कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफ्रेंसिएशन कर दे तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है, सही बात है ना। उसी तरीके से अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन, तो वो क्या हो जाएगा, डी ऑफ वी अपॉन डी टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। तो वैसे ही डिफरेंशियल वेलोसिटी का चेंज इन डिफरेंशियल टाइम, है ना, पर डिफरेंशियल टाइम क्या मिलेगा हमें, ए इंस्टेंटेनियस, है ना। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने पे हमें वेलोसिटी मिलती है और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने पे हमें एक्सेलरेशन मिलता है, और इसी का अगर हम उल्टा कर दें, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बताना एक बार देखिए, अगर अगर हम एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दें तो हमें मिल जाएगी, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दें तो हमें मिल जाएगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी का अगर अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, सही है। बस इतना समझ गया तो आज का वीडियो करने के लिए हम तैयार है, ठीक है। चलिए बस एक और बात, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एक और बताना रह गया। देखिए अगर आपके पास में ये ग्राफ है, ठीक है, ये एक आपके पास में ग्राफ है, तो देखिए मुझे बताना, ये रही आपकी लाइन, ये रही आपकी लाइन, ठीक है। तो मुझे बताना यहाँ पर देखिए स्लोप क्या होता है, इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप क्या होता है, ये जो थीटा होता है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये भी एक एंगल होता है अल्फा, लेकिन वो अल्फा नहीं देखना, हमें थीटा देखना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कौन सा एंगल है, थीटा। तो इसका जो टेंजेंट होगा यानी कि tan ऑफ थीटा, ये हमें देगा स्लोप, और ध्यान में रखना स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है, ये देखिए, ठीक है। अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ये y है ना और ये x है, तो इसी को हम ये भी बोल सकते हैं dv अपॉन dx। तो किसी भी ग्राफ का डिफरेंशिएशन हमें स्लोप देता है, किसी भी ग्राफ का डिफरेंशिएशन हमें उसका स्लोप देता है, ठीक है। ये dv अपॉन dx क्या है, डिफरेंशिएशन ही है ना, dy अपॉन dx, सॉरी dy अपॉन dx हमें उसका स्लोप देगा, ठीक है। तो मुझे बताना एक चीज कि अगर मेरे पास में ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ जो है वो है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो अगर मुझे ये ग्राफ अगर ऐसा मिल रहा है, ठीक है, अगर ये मुझे ग्राफ ऐसा मिल रहा है, तो ये जो ग्राफ का स्लोप होगा, स्लोप है ना, गैया माता है ना, इसका स्लोप क्या होगा, डी एस अपॉन डी टी। और मुझे बताना इस ग्राफ का जो स्लोप है डी एस अपॉन डी टी, डिफरेंस मतलब यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देता है, वेलोसिटी, सही है ना, वेलोसिटी। और मुझे बताना इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है ना, सही है ना। तो मुझे बताना इस ग्राफ का अगर स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए ना इसका स्लोप कहीं पे भी चेंज हुआ गया कांस्टेंट है, कहीं पे भी थीटा चेंज हुआ गया कांस्टेंट है ना। तो मुझे बताना है इसका जो वी टी ग्राफ रहेगा, वी टी ग्राफ क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, सही है। अब यहाँ पर स्लोप मुझे पहले बताना है कि यहाँ पर निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ये भी देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर स्लोप जो है, यहाँ पर देखिए tan थीटा जो है, ये थीटा जो है 90 से बड़ा है, और tan थीटा 90 से बड़ा नेगेटिव होता है, पता है ना, ऐड शुगर टू कॉफी वो 4 क्वाड्रेंट वाला मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो tan थीटा जो है वो tan 90 प्लस थीटा नेगेटिव होता है ना। तो ऑप्टिक एंगल के लिए टेंजेंट जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसकी ये जो है ये नेगेटिव आ जाएगा वेलोसिटी, ये क्या हो गया, वी टी ग्राफ, सही है ना। चलो बढ़िया, इतना समझ गया तो बस अब हम वीडियो के अंदर आधा वीडियो हमारा हो ही चुका है। अब मुझे बताना, देखिए अब हमने यहाँ पर उसी बात को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए हमारा ये जो वी टी ग्राफ आ गया था वो ऐसा आ गया था, वी टी
ग्राफ जो है वो हमारा ऐसा आ गया था। ठीक है, तो मुझे बताना कि v जो है, v, अब समझिए ये ग्राफ के ऊपर अगर मैं वैल्यूज अगर पुट कर दूं, है ना, समझिए ये कुछ तो भी वैल्यू -5 है ना, -5, तो -5 अगर इसकी वेलोसिटी है, तो मुझे बताना कि v कांस्टेंट नहीं हो गया क्या, -5 कहीं पे भी चेंज हो रही है क्या, कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही है ना। तो मुझे बताना कि dv/dt क्या आ जाएगा, dv/dt कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ध्यान में रखिए अगर आपको पता नहीं होगा तो, कि एक कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, एक कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो मुझे बताना कि अगर dv/dt 0 है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका 0 हो गया। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपने आपकी गाड़ी की, आप गाड़ी चला रहे हो, आपने गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट रखी, तो आप एक्सेलरेटर घुमाओगे क्या, नहीं, आप एक्सेलरेटर घुमाओगे नहीं, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी क्या, नहीं, यानी कि गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, यानी कि आप एक्सेलरेट कर ही नहीं रहो, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा आ जाएगा, सर देखिए ये a और ये t, है ना, a और ये t। तो देखिए मुझे बताइए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर क्या हो गया, एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है मतलब ये रहा, इधर आना चाहिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 यहीं पे कि नहीं, यहाँ पर तो 2 होगी कुछ, यहाँ पे 5 होगी, है ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा 0 विद 0, 0 एक्सेलरेशन। समझा होगा आपको, ठीक है, होपफुली आपको समझ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक दो केसेस आपको और बताता हूँ, उसके बाद में देख लेते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम ऐसा केस देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास में कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो आप, अब आपको मैं थोड़ी सी एक मेथड बता देता हूँ कि अगर आप कभी अगर ये ग्राफ बनाने में अगर स्टक हो जाए तो आप क्या करोगे। तो देखिए आपके पास में काइनेमेटिकल इक्वेशंस कौन सी थी, सबसे पहली थी v = u + at, है ना। अगर आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी दी है तो यूज करिए, अगर आपके पास में फाइनल वेलोसिटी दी है तो आप यानी कि निकाल सकते हो यहाँ से, और आपके पास में एक्सेलरेशन दिया होगा, आपके पास में टाइम दिया होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप उसका वी ग्राफ निकाल सकते हो इस इक्वेशन से। समझिए मैं आपको एक केस बताता हूँ कि एक राजू नाम का लड़का है, राजू, राजू नाम का लड़का है, उसने गाड़ी पर बैठकर उसने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, ठीक है, गाड़ी चलाना उसने स्टार्ट किया। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ तो भी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो एक एक्सेलरेशन से गया विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से गया, ठीक है। तो मुझे बताना उसे उसे मतलब यानी कि v उसकी जो t टाइम के बाद में, t = 2 सेकेंड्स के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आप ये निकाल लोगे, है ना। तो मुझे बताना इसका वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये तो हम काइनेमेटिक इक्वेशन से निकाल सकते हैं। u 5 दिया हुआ है +2 × 2 कितना हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड, सही है ना। तो अब आप इसका ग्राफ निकाल सकते हो, आपके पास में v है, आपके पास में u है, आपके पास में a है, आपके पास में t है, ठीक है। किसका ग्राफ बोल रहा हूँ मैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो देखिए ये देखिए आपके पास में वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालना है। तो मुझे बताइए टाइम t = 0 पे, टाइम t = 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी 5, है ना। तो उसकी वेलोसिटी देखिए यहाँ पे है 5, टाइम t = 0 पे, ये रहा t, ये रहा v वर्सेस t का ग्राफ है। तो टाइम t = 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 5, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। और टाइम t = 2 पे 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। तो टाइम t = 2 सेकेंड्स पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 9 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगी कुछ तो भी 9, है ना, और यहाँ पर ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि 2 सेकंड आगे भी तो बढ़ गया ना ग्राफ। तो ये हो गया उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सही है, समझ गया आपको। अब आपने इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल दिया, सही है। अब मुझे बताना आप इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो, अगर मैंने आपको वो वैल्यूज नहीं दी होती तो भी, है ना। तो मुझे बताइए यहाँ पर इसका जो स्लोप है वो ग्राफ का, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लूँ तो देखिए ये थीटा, tan थीटा, है ना, इसका जो ग्राफ है इसका स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि tan थीटा थीटा एक्यूट है, और अगर थीटा एक्यूट है तो tan पॉजिटिव, है ना।
तो इसका स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप कांस्टेंट है क्या, मुझे ये बताइए। स्लोप कांस्टेंट है ना, स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका जो dv/dt है वो कांस्टेंट है के, सही है ना। तो मुझे बताइए क्या इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, क्योंकि dv/dt ही तो एक्सेलरेशन होता है और हमने देखा था वो कितना था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो मुझे बताइए इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है, खत्म। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे ख्याल से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको नहीं भी समझा होगा तो आप थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले कि देखिए, अगर आपको थोड़े बहुत और अगर ग्राफ में अगर थोड़ी अगर दिक्कत होती होगी तो आप मैथ्स के सेक्शन में देख लीजिएगा कि जैसे पैराबोला जो होता है, हाइपरबोला जो होता है, मतलब इनके 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 जो ग्राफ्स होते हैं, स्लोप की टर्म कैसे होती है, आप इसे एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आपको नहीं समझता होगा स्लोप और ये बेसिक मैथमेटिक्स जो है अगर नहीं समझता होगा तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो देखिए ये रहा JEE मेंस का क्वेश्चन, ठीक है, फ्रेश 2019 का है, पिछले साल का। तो देखिए इधर क्या बोला है कि एक पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है ना, फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स। अब देखिए उसने रेस्ट बोल दिया, मतलब आपके पास में क्या है, u इक्वल टू 0 है ना, u इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, है ना। अब t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा ना, कोई समय में आगे बढ़ के स्टार्ट नहीं कर सकता, t इक्वल टू 5 सेकंड वगैरह, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया उसने, ठीक है। तो ये विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्स, क्या बोला उसने, a particle starts from origin from rest and moves with a uniform acceleration along positive x axis। वो x axis में पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में जा रहा है, मतलब और यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दे दिया, मतलब याद आ रहा है हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, सही बात है। चलिए ठीक है, चलो हम उसका मान लेते हैं कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो कुछ a होगा, है ना। चलिए अब मुझे बताइए, आइडेंटिफाई फिगर दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मोशन। अब मुझे बताइए, अब अभी ऑप्शंस वगैरह कुछ मत देखिए, मुझे बताइए एक्सेलरेशन उसने यूनिफॉर्म बोला मतलब कांस्टेंट होगा, चलिए के मान लेते हैं हम कुछ, या फिर चलिए मान लिया अगर आपको के भी अगर कुछ लगा होगा तो चलिए अपने मन से ही मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो मुझे बताइए अब उसका जो AT ग्राफ होगा वो कैसा होगा, उसने बोला कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है ना, और वो एक्सेलरेट कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं, डी एक्सेलरेट करने का मतलब होता है उसकी स्पीड कम होना, है ना, मतलब यानी कि उसकी स्पीड घटाने की कोशिश करेगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से कांस्टेंट है, मतलब t इक्वल टू 0 पे भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और t इक्वल टू 10 पे भी या फिर t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जब तक वो अपनी मोशन बंद नहीं कर देता, है ना। तो इसका AT ग्राफ तो ऐसा आना चाहिए पक्के में, ये हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। देखिए t इक्वल टू 1 पे भी 5 है ना, t इक्वल टू 2 पे भी 5, t इक्वल टू 3 पे भी 5, आपको समझा होगा ये क्या, है ना, ठीक है। चलिए तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है AT ग्राफ के लिए, आप जरा ध्यान से देखिए, AT ग्राफ के लिए ये वाला ऑप्शन मैच करेगा, है ना, ठीक है। तो चलिए हमने AT ग्राफ तो देख लिया, अब उसके बाद में हमको क्या देखना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में अगर वो मूव कर रहा है तो उसका VT ग्राफ क्या होना चाहिए। अब मुझे बताइए कि VT ग्राफ के लिए हम क्या देखेंगे, मुझे बताइए A कांस्टेंट है, मतलब उसका मतलब क्या है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि dv/dt कांस्टेंट है, क्योंकि A कांस्टेंट है ना। चलिए वो भी के, हमने के मतलब यानी कि सॉरी, चलो अभी हमने के माना नहीं था ना, उसको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लिया था, 5 है, ठीक है, 5 है, dv/dt 5 है। अब मुझे बताइए एकदम ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास में अगर 2x है, 2x है ना, और अगर मैं उसका dv/dx कर रहा हूँ, dv/dx कर रहा हूँ 2x का, है ना, तो मुझे बताइए dv/dx 2x का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा पक्के में, 2 आ जाएगा ना। तो आप इधर से क्या समझ सकते हो कि जो लीनियर पॉलीमर होते हैं, लीनियर मतलब जिनकी मतलब यानी कि जिनकी पावर 1 है ना, देखिए अगर x की पावर 1 है या फिर अभी हम t के रिस्पेक्ट में देखें तो t की पावर 1 है ना, तो उनका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो हमको कांस्टेंट मिलेगा, है ना। तो जैसे देख लीजिए अगर आपके पास में 4x है तो उसका dv/dx कितना हो जाएगा, dy/dx और 4x कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 मिलेगा हमें, है ना, यानी कि कांस्टेंट। तो मुझे बताइए कि dv/dt 5 है तो इसका इंटीग्रेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, है ना, हम क्या करेंगे, यानी कि इसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dt, सही है ना।
क्योंकि डी बाई डी टी 5 है, तो डी, या फिर अगर आपको ये डायरेक्ट स्टेप अगर नहीं समझोगे तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए मैं जो डी टी है ना उसको इधर भेज रहा हूँ, ठीक है, डी टी जो है ना मैं उसको इधर भेज रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, डी वी इज इक्वल टू 5 dt। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए v मिलेगा आपको 0 से लेके v, है ना, v इज इक्वल टू 5, है ना, 5 टाइम्स t, सही है, 0 से लेके t, सही बात है, मैंने लिमिट्स पुट कर दी उसकी, तो आपको 5t मिल रहा है कि नहीं, तो मुझे बताइए 5t मिल रहा है, यानी कि समय के साथ में v जो है वो बढ़ने वाला है, सही बात है क्या, मुझे बताइए, समय के साथ में v जो है वो बढ़ने वाला है क्या, सही बात है, बढ़ने वाला है, यानी कि कांस्टेंट वाला ग्राफ नहीं आना चाहिए कोई, यहाँ पर v t का कोई कांस्टेंट ग्राफ है क्या, नहीं है ना, तो मुझे बताइए और कैसा इक्वेशन है, अगर मैं v की जगह अगर थोड़ी देर के लिए y रख दूँ और अगर फाई की जगह अगर मैं x रख दूँ, तो मुझे बताइए कौन, याद भैया आपको ग्राफ अगर ध्यान में आ गया होगा, y इक्वल टू एम एक्स टाइप में ग्राफ है कि नहीं, है ना, जो ओरिजिन से ग्राफ जो पास होता है जो लाइन, है ना, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं होगा, सही बात है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं होगा क्या, है ना, स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है कि नहीं, y इक्वल टू 5x, तो मुझे बताइए जब जब v इक्वल टू 5t है ना, जब मैं t को 0 पुट कर दूंगा तो v भी 0 आ जाएगा, यानी कि 0, है ना, और कुछ ये वैल्यू पुट करने के बाद हमको मिलेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ मिल रहा है कि नहीं, बस यही तो है ग्राफ, है ना, तो चलिए आपको वी टी ग्राफ भी मिल गया, होपफुली आपको ये समझा होगा, और चलिए अब आपके पास में वी टी ग्राफ भी मिल गया, है ना, तो अब आप मुझे बताइए कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, अब मुझे बताइए v क्या था, 5t, है ना, तो मुझे बताइए कि ये v को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx बाई dt लिख सकता हूँ, सही है ना, क्योंकि वेलोसिटी क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, तो dx बाई dt इज इक्वल टू 5t है, तो मुझे बताइए वापस से वही करिए, dx इज इक्वल टू 5t मल्टीप्लाइड बाई dt, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताया थोड़ी देर पहले, है ना, तो देखिए अभी इधर क्या हो जाएगा, है ना, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको x चाहिए तो 0 से लेके x 0 से लेके t, है ना, ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं क्या होता है आपको, देखिए x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, देखिए आपको मिल जाएगा 5t² बाई 2, सही है ना, सही बात है, अब मुझे बताइए ये किसका जैसा ग्राफ है, ये किसके जैसा ग्राफ है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर इधर रिप्लेस कर दूं, ये y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर के टाइप में ग्राफ नहीं है क्या, कंपेयर करिए, और y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला, ध्यान में रखिएगा हमेशा, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो होता है हमेशा पैराबोला, है ना, y 4a y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये जो है ना ये एक पैराबोला का ग्राफ होता है, ठीक है, तो ये ग्राफ किस तरीके का होगा, देखिए अगर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि देखिए 4, ये चलिए उल्टा लिखते हैं इसे, कि देखिए अगर आपके पास में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है तो वो होगा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और अगर आपके पास में -4ay है तो वो होगा डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, बस इतना ध्यान में रख लिया तो भी आपको चलेगा, ठीक है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, इतना हमको 11th के मैथ्स में समझ में आ ही जाता है, तो मुझे बताइए यहाँ पर पैराबोला कौन सा है, अब जरा ध्यान से देखिए हमारे पास में क्या था, x इक्वल टू 5t² बाई 2, है ना, अभी x और y को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, वो मैंने आपको पैराबोला डिफाइन करने के लिए बताया, ठीक है, तो देखिए अगर मैं t को 0 पुट करूंगा तो x 0 मिलेगा, है ये ग्राफ में, इस ग्राफ में है क्या, नहीं, तो ये ग्राफ रिजेक्ट, और जब आप पुट करोगे वैल्यूज तो आपको बढ़ती हुई वैल्यूज मिलेगी, अब यहाँ पर हमेशा ये चीज तो पॉजिटिव रहने वाली है ना, यानी कि ऊपर ही ग्राफ जाने वाला है, यानी कि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन, तो हमारे पास में कौन से ग्राफ हमको करेक्ट मिले, ए बी और डी, यानी कि डी ऑप्शन, होपफुली आपको ये समझा होगा, तो चलिए फिर हमारे पास हमसे जेडबल मेंस का भी क्वेश्चन बन गया, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं, चलिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आईआईटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और ये सिर्फ आईआईटी का क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर जो एक पार्ट है ना वीटी ग्राफ, ये मेडिकल के अंदर भी पूछा गया है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, चलिए, तो देखिए अब क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, कि a particle is dropped from height h, after hitting the ground it rebounds to half the height, draw its yt and vt graph, अब मुझे बताइए, देखिए न्यूटन बाबा ने इतने हमारे लिए काम करके गए, तो मुझे बताइए कि हम हवा में हो, हम धरती पे हो, या हम बीच में हो, ठीक है, हमारे ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करता रहता है हमेशा,
सिर्फ एक लौता फोर्स ग्रेविटी का, और ग्रेविटी का फोर्स हम पे ऊपर एक्ट करता है, एफ इक्वल टू क्या रहता है, एम ए, एम ए। अब मुझे बताइए एम कांस्टेंट है हमारा, हमारा मास कभी बदलता है क्या, नहीं नहीं, ठीक है, अभी फिलहाल तो नहीं बदलता है ना। तो मुझे बताइए अगर फोर्स कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट ही होगा ना, वेरिएबल तोड़ना होगा, है ना। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है हमारे ऊपर जी, हम जिसको बोलते हैं जी, जिसकी वैल्यू डिफाइंड है, और बस थोड़ी सी पोल्स वगैरह के ऊपर डिफर करती है, लेकिन हमने सबकी उसकी थोड़ी कॉमन वैल्यू निकाल के रखी है। और वो कितनी होती है, जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, और यहाँ से अब थोड़ी सी बात है, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है कि क्या हमने साइन कन्वेंशन क्या करना चाहिए। अब वो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो या नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो। आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, आपके मन के ऊपर है, ठीक है। इस बात के ऊपर से मैंने मेरे सर के साथ में बहुत बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, इस बात के ऊपर बहुत झगड़े किए थे कि हम वो नीचे के डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान सकते थे। ऐसा नहीं होता, आप ऊपर के डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान सकते हो, नीचे के डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस कौन सा ले रहे हो, ठीक है। तो देखिए मुझे बताइए, ये देखिए, ये यहाँ पर ये बिल्डिंग है, तो ये सिनेरियो क्या दिखेगा था यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्या सिनेरियो है कि यहाँ पर जो हाइट एच है, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हाइट एच है, ठीक है, एच हाइट है आपके पास में, तो देखिए यहाँ पर एच हाइट से आपने जब बॉल को फेंका, बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आया, है ना। अब जब वो नीचे आया तो जमीन पर टकराया, उसकी थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो गई, फिर जब वो वापस रीबाउंस हुआ ना, वो सिर्फ h/2 हाइट तक ही गया, ठीक है, फिर वापस वो नीचे आया, और फिर वापस उसने टकराया, और फिर सिर्फ h/4 हाइट तक ही गया, फिर वापस वो नीचे आया, और फिर वो सिर्फ h/8 हाइट तक ही गया, ऐसे करते करते वो हाफ हाफ हाइट जाता गया, ठीक है। यानी कि वो पहले इतना गया, मतलब यानी कि इतना नीचे आया, फिर इतना गया, फिर इतना नीचे आया वापस से, फिर इतना आधा ही गया, फिर वापस से इतना नीचे आया, फिर उसका भी आधा गया, ठीक है, समझा। तो ठीक है, इसका वाईटी ग्राफ कैसा होगा, वाईटी ग्राफ कैसा होगा, तो आप डायरेक्टली इसका ग्राफ मत निकालना, टिप वन, आप इसका डायरेक्टली हमेशा ग्राफ मत निकालना। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अगर आपको ये ग्राफ निकालना है तो आप काइनेमेटिक्स का यूज़ कर सकते हो, काइनेमेटिकल इक्वेशंस का। तो मुझे बताइए कि आपके पास में जो तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस थी, वापस लिख लेते एक बार लगे तो, चल ठीक है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी थी, है ना। उसके बाद में कौन सी थी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और जो तीसरी थी वो क्या थी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस प्लस ट्वाइस ए एच। अब मुझे बताइए ऐसी कौन सी इक्वेशन है जहां पर हमको वाई टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन मिल रहा है, ढूंढो ढूंढो, जाहिर सी बात है सेकेंड वन, ठीक है, जिसके अंदर हमको पोजीशन टाइम का रिलेशन मिलता है, तो बाकी को दो को उड़ा दो, है ना, ठीक है। तो अब मुझे बताइए इसके अंदर कि अगर आपके पास में, अगर आप बॉल को अगर ड्रॉप कर रहे हो, सिर्फ ड्रॉप कर रहे हो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। सिंपल सी बात है, आपने उसको कोई वेलोसिटी देकर तो छोड़ा नहीं था, तो यू क्या हो गया, जीरो। तो ये वाली टर्म भी गई, है ना। तो देखिए कौन सी टर्म गई, ये वाली टर्म भी गई जीरो होने के बाद, तो आपको क्या मिला, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब मुझे बताइए आप जी हमेशा नीचे एक्ट करेगा, ठीक है, जी कभी भी ऊपर एक्ट नहीं करेगा, जी हमेशा नीचे एक्ट करेगा। अब आप ऊपर को पॉजिटिव मान रहे हो या नीचे को, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम ऊपर को पॉजिटिव मानते हैं। क्या मान रहे हैं, हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताना, ठीक है, मुझे बताना कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर का पॉजिटिव होगा, सही है, और डिस्प्लेसमेंट नीचे का नेगेटिव होगा, सही बात है ना। उसी तरीके से, उसी तरीके से वेलोसिटी ऊपर की पॉजिटिव होगी और वेलोसिटी नीचे की नेगेटिव होगी। एक्सेलरेशन ऊपर का पॉजिटिव होगा, नीचे का नेगेटिव होगा, लेकिन हमारे पास में ऊपर का एक्सेलरेशन नहीं, सिर्फ नीचे का एक्सेलरेशन है, तो हमारे पास में हमेशा एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव रहेगा, ठीक है।
और अगर हमारे पास में एक्सटेंशन अगर नेगेटिव है तो हम उसका ग्राफ में उसको नेगेटिव वैल्यू ही पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे बताना कि एस क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर टाइप, सही बात है ना, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एस इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कौन सा पैराबोला आता है, डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। ठीक है, तो मुझे बताइए, अब चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाने को तैयार है, अगर आप इतना समझ गए होगे तो। देखिए एस इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये देखिए ये रहा हमारे पास में एस और टी, एस या फिर वाई टी कर लेते हैं, ठीक है, वाई टी, इसको भी वाई कर लीजिए। ठीक है, अब मुझे बताइए कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे तो बिल्डिंग के ऊपर टॉप में है ना, तो यहाँ पे था टॉप में टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, तो चलिए अब मुझे बताइए कि वो नीचे आया तो उसकी मोशन कैसी हुई, माइनस हाफ एच स्क्वायर, यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला हुआ कि नहीं टाइम के साथ में, तो ये टाइम के साथ में, तो फिर मुझे बताइए वो ऐसा आया होगा, है ना, डाउनवर्ड पैराबोला। ये पैराबोला ऐसा कंप्लीट होता है, लेकिन नेगेटिव टाइम में हम जाएंगे क्या, नहीं, है ना, ये पैराबोला ऐसा कंप्लीट होगा, ये देखिए ये ऐसा कंप्लीट होगा, लेकिन हम उधर चाह रहे हैं कि नेगेटिव टाइम में नहीं, है ना, इसलिए आप उधर का ग्राफ छोड़ दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। अब मुझे बताइए वो जब नीचे आया, जब वो नीचे ज़मीन पर पहुंचा तो वो वापस ऊपर भी तो गया था कि नहीं, हाफ हाइट तक के, तो यहाँ पे आया और वो आधी हाइट तक ही वापस गया, यहाँ पर आया और आधी हाइट तक ही वापस गया, सही बात है। तो मुझे बताइए यहाँ से वो कैसा जाएगा। अब हमेशा एक्सेलरेशन होने के केस में, अब हम आप इतना समझ ही गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में तो पैराबोला ही बनना है ना, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, हाइट हाफ हाइट तक, सही है, वाई बाई टू तक, वाई बाई टू तक, सही है ना। अब अगर आप उसके आगे का देखेंगे तो उसके आगे का ग्राफ कैसा बन जाएगा मुझे बताइए, उसके आगे का ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये ऐसा, है ना, और उसके आगे का ग्राफ कैसा बन जाएगा, है ना, ये ऐसा, उसके आगे का ये ऐसा, सही बात। ये हो गया इसका वाई टी ग्राफ, समझा क्या, है ना, समझा क्या, समझा होगा आपको, है ना। देखिए ये आप, उसने बोला था कि हाफ हाइट तक ही गया, इसलिए यहाँ तक गया ऐसा पैराबोला बना के, और ये भी हमेशा अपवर्ड पैराबोला ही होगा, क्यों, ये भी हमेशा अपवर्ड पैराबोला ही होगा, क्योंकि जब वो ऊपर भी गया, ऊपर भी गया, तो मुझे बताइए उसका एक्सेलरेशन तो निगेटिव ही था ना, निगेटिव ही था कि नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन कभी भी ऊपर एक्ट नहीं कर रहा, भले ऊपर को गया, है ना। तो मुझे बताइए कि इक्वेशन तो यही थी ना, एस इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये इक्वेशन कभी चेंज हुई क्या, तो इसलिए ये पैराबोला हमेशा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ये मतलब यानी कि डाउनवर्ड फेसिंग ही होगा, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला नहीं होगा। मैंने अगर अपवर्ड पैराबोला होगा अभी तक के तो सॉरी, अपवर्ड पैराबोला कैसा होता है, अपवर्ड पैराबोला ऐसा होता है, एक बार कन्फ्यूजन नहीं, ऐसा, और डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा, हमेशा डाउनवर्ड पैराबोला ही होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया इसका वाई टी ग्राफ। अब इसका हम देख लेते हैं फटाफट से वी टी ग्राफ कैसा होगा। इसका वी टी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, वो मेडिकल के अंदर पूछा गया था, ये आईआईटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये टोटल। तो अगर आपको वाई टी ग्राफ समझ गया होगा तो वी टी ग्राफ कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आप वी टी ग्राफ इसका देख लीजिए, ये देखिए वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ। अब मुझे बताइए v क्या रहता है, मुझे बताइए डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सलेशन, और एक्सलेशन हमारे पास में है कितना है, -9.8, -9.8 है, सही बात है ना, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है हमारे पास में। तो हमारे पास में डी वी बाई डी टी की वैल्यू कांस्टेंट है ना, और डी वी बाई डी टी की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब वी टी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, और क्या है, नेगेटिव है क्या है, नेगेटिव है। अब मुझे बताइए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u 0 थी, है ना, पक्का, क्योंकि हमने उसको छोड़ा था सर u 0 था। और जब वो नीचे नीचे बढ़ता गया, नीचे गया, तो उसकी वैल्यू v जो है वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, ध्यान में रखना, नेगेटिव होगा, है ना। और तो मुझे बताइए कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी कि कम होती जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर समझिए ऊपर टॉप पे अगर 0 थी मैग्नीट्यूड में, तो नीचे आते आते वो कम से कम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी कम से कम, ऐसा मतलब, यानी कि मैं सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू बता रहा हूँ। तो और यहाँ पर ऊपर 0 थी तो नीचे -10 अगर हम साइन के साथ में देखेंगे तो, क्योंकि वो निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ी, है ना। तो मुझे बताइए उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा,
कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप, है ना, कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ होगा, है ना। कब से पहला टाइम पीरियड देख रहे हैं हम, जब तक वो जमीन पे पहुंच रहा है। तो देखिए ये रहा, वापस से वैसी वही गलती, एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए, ये रहा इसका वीटी ग्राफ। अब देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जब इसने जीरो से स्टार्ट किया, है ना, जीरो से स्टार्ट करके वो कुछ निगेटिव, देखिए जैसे मैंने आपको न्यूमरिक वैल्यू ऐसे एग्जांपल के लिए बताया था -10, अब वो जमीन पर पहुंच गया। अब जब मुझे बताइए कि वो जब जमीन पर पहुंच गया, तो अगर वो सेम वेलोसिटी के साथ में जाता ऊपर, तो वो उतनी हाइट तक जाता, लेकिन वो उतनी हाइट तक गया क्या, नहीं, उसकी एनर्जी लॉस हुई थी, वो आधी हाइट तक ही गया था। तो उसकी मुझे बताइए कि अब उसकी वेलोसिटी कम नहीं हो जाएगी क्या, है ना, वेलोसिटी कम हो जाएगी। और जरा आप इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी पलट गई, अब वो ऊपर जा रहा है ना, ऊपर वेलोसिटी जा रहा है और कुछ कम वेलोसिटी के साथ में, ऊपर जा रहा है कुछ कम वेलोसिटी के साथ में, है ना। तो मुझे बताइए ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव की नेगेटिव, कुछ ना कुछ समझिए, उसके पास में वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड मान लीजिए ऐसा, है ना। तो लेकिन वो पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव, और अभी भी उसकी मतलब उसका जो ग्राफ का स्लोप है वो क्या होगा, निगेटिव ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वैसे ही है ना, dv/dt तो कांस्टेंट ही है, वो चेंज नहीं होने वाला, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है इसी टाइम के ऊपर, इसी टाइम के ऊपर, क्योंकि टाइम तो वही रहेगा ना, इंस्टेंटली रुक के थोड़ा ना जाएगा कि ऐसा चाय पानी करके चल जाता हूँ मैं ऐसा तो होगा नहीं। अब देखिए 5 यहाँ पर, है ना, यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी, अब मुझे बताइए ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम होगी या बढ़ेगी, जाहिर सी बात है कम है, कम होगी, बच्चा बच्चा बता देगा, है ना। ऊपर जाते जाते फिर वो कम कम होते हैं, ऊपर फिर एक ऊपर टॉप पे आके वो रुक जाएगा, है ना, कम 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 होते गई, फिर ऐसे टॉप पे आके फिर रुक के ऐसा वापस नीचे आएगा, सही है ना। तो मुझे बताइए स्लोप तो वही, स्लोप तो कैसा, वही यही स्लोप आने वाला है इसके पैरेलल, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैंने आपको रीजन 1000 बार बता दिया वो, है ना, ऐसे होने वाला है। तो देखिए अब वो कैसा हो जाएगा, आएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, उसके टॉप पर जाने के बाद में उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना, जीरो हो जाएगी, ठीक है। फिर वो ऐसा एक समय आएगा, यानी कि जीरो हो गई, जीरो होने के बाद में वो रुकेगा नहीं, वो नीचे आएगा, है ना, नीचे जमीन पर आते आते उसकी वेलोसिटी कुछ यहाँ तक पहुंच जाएगी, सही बात है, समझे, कुछ -5 तक, है ना। अब सेम उसी तरीके से कि अब वापस वो जब वो दूसरी बार भी वापस नीचे आया तो वापस टकरा के तो कुछ आधी हाइट तक गया, यानी कि वापस थोड़ी सी वेलोसिटी कम हो गई, वापस वही केस, है ना, कुछ एक ऐसे समझिए, कुछ -2 चल पकड़ लेते अभी, ये वापस ऐसा नीचे आएगा, है ना, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, समझिए आपको ये था इसका वीटी ग्राफ। बस खत्म 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 खत्म, यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म, है ना। होपफुली आपको ये वीडियो समझा होगा और आपको ये क्वेश्चन समझा होगा, तो अब आप इन ग्राफ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो मॉरल क्या निकलता है इस वीडियो का, देखिए अगर आपको कभी भी ग्राफ सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सबसे पहली बात तो आपको बेसिक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत मैथ्स की जो डायग्राम्स है ना, ये पैराबोला शेप वगैरह, इनके इक्वेशंस वगैरह, ये थोड़ी बहुत पता कर लीजिए आप, थोड़ी बहुत हल्का हल्का बेसिक बेसिक, है ना। ये अगर आपको पता चल जाए तो बस आपके पास में जो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस है ना, उन्हीं के बलबूते पे खेलते खेलते आप इनके ग्राफ कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अभी हमने इक्वेशंस के बलबूते पे ही तो इन ग्राफ्स को ड्रॉ किया। और क्या बात ध्यान में रखनी है हमेशा, कि डिस्प्लेसमेंट का जो डेरिवेटिव है वो वेलोसिटी देगा, है ना, यानी सही है, और जो वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन है टाइम के रिस्पेक्ट में वो एक्सेलरेशन देगा, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा उसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इसका जो स्लोप है वो उसकी वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो उसके स्लोप के बलबूते पे भी आप खेल सकते हो, हमने स्लोप डिसाइड किए थे ना यहाँ पे कि पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया एक्सेलरेशन के बलबूते पे। ये फ्री फॉल के अंदर तो हमेशा ऐसे ही होगा कि एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता रहेगा, इसलिए इसे फ्री फॉल का केस किया था, ठीक है, ठीक है, स्पेशल केस होता है। चलिए तो देखिए अगर आपको कहीं अगर नहीं समझा होगा तो आपकी क्वेरी आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर अब देखते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यार ये डॉगी बड़ा प्यारा है ना, तो इसी डॉगी की तरह आप हमेशा हैप्पी रहिए स्टे हैप्पी स्टे ऑसम, हमेशा हंसते रहिए। आपके साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।